हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। हर एक टॉपिक के लिए अप्रोक्सीमेटली मेरे पास इस चैप्टर में 9 to 10 वीडियोस बने। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए एक अलग से प्रैक्टिस सेशन के नाम से एक मैंने और वीडियो बनाया जो कि आपके प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, अगर मान लो आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उस वीडियो को जरूर जाकर के देखें ताकि हमको यह समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज का ये जो लेक्चर है इसमें भी मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो इस चैप्टर में थोड़े बहुत हैं और जो कि कवर नहीं हो पाए हैं। पुराने चैप्टर जब आप पढ़ाई किए, पुराने टॉपिक्स जब अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो देख लीजिए, तो आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। क्योंकि आज मैं जो आपको बताऊंगा इसमें से बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो हमारे एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसको कैसे हमको सॉल्व करना है, कैसे हमको लिखना है, सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी टॉपिक पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला, बट फिर भी हम जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आज की वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा होगी, तो वरी नहीं कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस को आप बनाते जाइए। ओके, अगर मान लो एक बार में आप पूरी वीडियो ना देख पाओ तो एक बार ब्रेक ले लीजिए, उसके थोड़ी देर बाद फिर से वीडियो को आगे कंटिन्यू करके आप नोट्स बनाते हुए इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हो, इस लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अगर इस वीडियो को मैं फिर से बोलूंगा, इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हो तो पहले इस चैप्टर के सारे वीडियोस देख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट समझ जाइए, तो आज की वीडियो आपको और अच्छे से, आज की लेक्चर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, और आपको सर्च करने की नीड नहीं है। अगर मान लो आपको पिछले वीडियोस देखना है, आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पे चाहिए और चैनल पे क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस नाम से प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और सारे वीडियोस जो हैं आपको वहां पर मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, माय नेम इज सूर्यकांत वर्मा। लेट्स स्टार्ट विथ दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, नोट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आज हम पढ़ रहे हैं, why respiration is considered why respiration is considered as exothermic reaction। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। आप कैसे सॉल्व करेंगे सोचिए जरा। आप सारे वीडियोस देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना? तो आप जब वीडियो देखे हैं तो यहां पर दो चीजें हैं, देखिए। एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो आप पिछले वीडियो में पढ़े होंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन किया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रेस्पिरेशन आप बायो में पढ़े हैं या पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे, या तो इसी साल आप बायो में भी पढ़ रहे होंगे या ओल्ड क्लासेस में पढ़े होंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है। जब तक आप रेस्पिरेशन को नहीं समझोगे और रेस्पिरेशन को समझने के साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है वो नहीं समझोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन को हम जनरली क्या बोलते हैं बेटा, कि हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला, दिस इज रेस्पिरेशन रिएक्शन। ओके, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज रेस्पिरेशन। लेकिन रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है, रेस्पिरेशन वहीं तक लिमिट नहीं है। रेस्पिरेशन में होता क्या है, ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है जिसमें जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है, या ऑक्सीजन हमने इनहेल किया, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की फॉर्मूला होता है बेटा 6,6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है ना। तो ये जो है ये डिकम्पोज होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद ये जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और इससे बहुत सारी
हीट हमको मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है बेटा? हीट एनर्जी मिलती है। एनर्जी जो मिलती है हीट के फॉर्म में मिलता है, और इसी एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। जैसे कि मान लो मैं ये बोलूं कि ये एक डस्टर है जिसको मेरे को उठाना है, ओके। अब इस डस्टर को उठा करके मैं कहीं पर ले जाकर वर्क करना है, यहां से उठा करके मेरे को यहां तक रखना है, तो इसके लिए मेरे को एनर्जी चाहिए होगी। जाहिर सी बात है, हर एक काम के लिए एनर्जी चाहिए। मैं यहां पर आपको क्या कर रहा हूं, कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन कर, तो इसके लिए भी मेरे को एनर्जी चाहिए। आप उस चीज को सुन रहे हो, आप पढ़ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, आप मेरे को देख रहे हो, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए, ओके। हर एक वर्क के लिए हमको क्या चीज की नीड होती है? एनर्जी की नीड होती है। तो रेस्पिरेशन से ही हमको क्या मिलता है बेटा? एनर्जी मिलता है, जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस प्रोसेस में, कौन से प्रोसेस में? इट इज द रेस्पिरेशन रिएक्शन। इट इज द रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन में ये चीज होता है। तो रेस्पिरेशन में आप देखिए यहां पर एनर्जी इवॉल्व हो रही है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं? देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये किसको बोलते हैं? एक्सो का मतलब बेटा आउट, एक्स का मतलब आप समझिए आउट, ठीक है। और थर्मिक, ये जो थर्म वर्ड आया है ये होता है हीट, ठीक है। तो ये जो थर्म वर्ड है, ये थर्म का मतलब होता है हीट, और इसको हम यहां पर बोल सकते हैं हीट एनर्जी, एक्चुअली हीट एनर्जी। तो किसी रिएक्शन से जब हीट एनर्जी आउट हो मतलब कि बाहर निकले, ठीक है। ऐसा जो भी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी के फॉर्म पे एनर्जी इवॉल्व हो, एनर्जी बाहर निकले किसी भी रिएक्शन में, उसको आप क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जब आप क्विक लाइन पे वाटर डालते हैं, एक बीकर आपने लिया, इस बीकर में आपने क्विक लाइम लिया पहले, और क्विक लाइम लेने के बाद, क्विक लाइम लिया जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और इसमें वाटर ऐड किया। तो जैसे ही आप वाटर ऐड करते हो, इसमें से एयर बबल्स थोड़े थोड़े निकलते हैं, ओके, बबल्स निकलेंगे। और साथ ही जब आप इस बीकर को टच करते हो तो बीकर जो है वो वार्म हो जाता है, मतलब रिएक्शन मिक्सचर क्या हो जाता है? वार्म हो जाता है। वो वार्म होने का रीजन क्या है? यहां से हीट बाहर निकलती है, यहां से हीट जो है वो बाहर निकलती है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, हीट बाहर निकले, उसको क्या बोला जाता है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी बाहर निकलती है, और रेस्पिरेशन में भी देखो हीट एनर्जी बन रही है, हीट एनर्जी बाहर निकल रही ना। ये था ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, है ना। तो जब ये कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन के साथ बंद हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाया, और हीट एनर्जी इवॉल्व हुई इस रिएक्शन से। तो रेस्पिरेशन भी क्या है? एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। रेस्पिरेशन भी क्या हुआ? एक प्रकार से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें एनर्जी इवॉल्व हो, और रेस्पिरेशन से भी हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, इसलिए वो क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो अब ये तो बातें हो गई, आपने समझ लिया रेस्पिरेशन क्या होता है, आपने समझ लिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक तो आपको पहले भी मालूम था, पहले पिछले वीडियो में आप समझ चुके हो। अब इसको आप लिखोगे कैसे? एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आप चाहे तो पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन को एक्सप्लेन करो कि ये क्या होता है, उसके बाद रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करो, या पहले रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करो उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, एक ही मतलब है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो पहले करो, पहले रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होता है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके, पहले वो एक्सप्लेन करते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या होता है पहले वो एक्सप्लेन करते हैं। लिखते हैं यहाँ पर कुछ लाइट आ रही होगी, ठीक है। लाइट का सेटअप कुछ ऐसा हो गया है कि यहाँ पर थोड़ा सा लाइट आ रहा है बेटा, तो उसको जब मैं बोलूं यहाँ पर कुछ वर्ड लिखूं तो वर्ड्स मेरे वर्ड से या सुन करके आप इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन यहाँ हेडिंग डालोगे पहले, तो आंसर में पहले रेस्पिरेशन क्या होता है ये एक्सप्लेन कर देते हैं। रेस्पिरेशन, इट इज द रिएक्शन, in which glucose is burned
और ऑक्सीडाइज्ड टू, या आप ये लिखो ग्लूकोज डिकम्पोज्ड इनटू, ग्लूकोज डिकम्पोज्ड to give carbon dioxide, water and energy, and energy. This energy is utilized by living organism in their day to day life. ठीक है, with oxygen ऐसे लिख सकते हो. It is the reaction in which glucose is decomposed with oxygen to give carbon dioxide, water and energy. आप इसको कंबाइन लिखो तो भी ज्यादा बेटर है, तो ज्यादा बेटर है. ठीक है, आप ऐसे लिखे, इट इज द रिएक्शन इन विच ग्लूकोज इज कंबाइंड विथ, रिएक्ट विथ, ऐसे लिखो, रिएक्ट विथ. रिएक्ट एक ऐसा वर्ड है जो हर एक कंफ्यूजन को क्लियर कर देता है. अब वो डिकम्पोज्ड हो या कंबाइंड हो, ठीक है, वहां पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो आप ऐसे पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे रेस्पिरेशन रिएक्शन को. इट इज द रिएक्शन इन विच ग्लूकोज इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ठीक है, रेस्पिरेशन को यहां पर हमने एक्सप्लेन कर दिया. अब यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे. ये तो पहले मैंने ऊपर हेडिंग दे रखा है. ठीक है, रिप्रेजेंट हमने ऐसे किया. ये क्या हो गया, ग्लूकोज. ठीक है, ये ऑक्सीजन, मेंशन एवरीथिंग देयर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. Since exothermic reaction are the reaction in which energy is evolved, and in respiration energy is evolved. Therefore it is considered as exothermic reaction. देखो बेटा, पहले हमने क्या एक्सप्लेन किया, रेस्पिरेशन होता क्या है. ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी रिलीज करता है. सिंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व. एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी इवॉल्व होता है. एंड इन रेस्पिरेशन एनर्जी इज इवॉल्व, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. रेस्पिरेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एनर्जी इवॉल्व होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसलिए हम इसको एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर. 1 मार्क्स में आएगा तो भी, 2 मार्क्स में आएगा तो भी, ये आपके लिए 100% मार्क्स के लिए 100% मार्क्स के लायक आपका आंसर ये सब हो जाएगा. ठीक है, अब इस रिएक्शन को आप नोट कीजिए, इस आंसर को आप नोट कीजिए. इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चलते हैं जो ज्यादातर पूछा जाता है. ठीक है, नोट करो बेटा. ठीक है बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने. व्हाई फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. देखो, इसके पहले हमने पढ़ा कौन सा रिएक्शन, रेस्पिरेशन रिएक्शन.
वो भी बायो का पार्ट था, फोटोसिंथेसिस भी बायो का पार्ट है। ठीक है, आपको मालूम भी होगा जो प्लांट्स होते हैं बेटा, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस क्या होता है पढ़ लेते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स में ये जो लीफ है, ये जो लीफ है, ये लीफ क्या करते हैं, लीफ पे जब सनलाइट पड़ती है तो आपको मालूम इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ठीक है, ये मैं नीचे रूट बना देता हूं। ठीक, ये रूट मैंने बनाया। तो जो प्लांट होते हैं, ये जो प्लांट के लीफ में जनरली ये फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस कहां होता है, ये लीफ में होने वाला जनरली ये रिएक्शन है। ठीक है, इनसाइड द प्लांट ये रिएक्शन होता है। अब ये फोटोसिंथेसिस में होता क्या है ये समझिए, ये भी आपको मालूम होगा। ये क्या करता है, अपने ये जो अर्थ है अर्थ से वाटर एब्जॉर्ब करता है, अर्थ से वाटर एब्जॉर्ब करता है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अर्थ से वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, और सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं। सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा ये बाय यूजिंग देयर रूट हेयर्स, ओके, एंड इट विल एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट जो आपके लीफ में प्रेजेंट होता है, वहां पर ये रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन क्या होता है, वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपस में कंबाइन हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होता है। ठीक है, और ये बनाते हैं यहाँ पे ग्लूकोज, यहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन ये करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन ये करते हैं, जो कि ये इसी को हम बोलते हैं फूड। मतलब कि ये फूड का फॉर्मेशन करता है अपने लिए, जिसको ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। ये तो खुद अपने लिए भी इसको यूज करता है और साथ ही इसी को दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो भी यूज करते हैं। ठीक है, एज अ वेजिटेबल्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल यहाँ पर एज अ कैटालिस्ट वर्क करता है। कैटालिस्ट वगैरह आप हायर क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ये दोनों कंबाइन होकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और इसमें ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होती है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, अगर मान लो हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो। अभी कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जनरली क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुआ, वाटर एब्जॉर्ब हुआ, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। सनलाइट को ये क्या करता है यहाँ पर बेटा, यूटिलाइज करता है। मतलब सनलाइट भी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है। सनलाइट ये यहाँ पर ये सनलाइट दे नहीं रहा है, समझिए बात को, ये लाइट दे नहीं रहा है, एनर्जी ये इवॉल्व नहीं कर रहा है, ये एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है। सनलाइट का यहाँ पर यूज क्या है, सनलाइट के एनर्जी को ये यूज करता है किसमें, इसके फॉर्मेशन में। अगर इसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये दोनों कंबाइन नहीं हो पाएंगे और ग्लूकोज का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। मतलब ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करे। ठीक है, और ये होती है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर सनलाइट को वो क्या करता है, एक्चुअली एब्जॉर्ब करता है कौन, लीफ, और क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज। तो लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया, लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब द लाइट, एब्जॉर्ब द लाइट। अब लाइट क्या है भाई, एक प्रकार का एनर्जी है। लाइट क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है, लाइट एनर्जी। ठीक है, अभी आप समझिए एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एंडोथर्मिक। अभी मैंने एक्सोथर्मिक बताया था, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा एंडोथर्मिक क्या होता है। ये जस्ट अपोजिट है पिछले क्वेश्चन का। एंडो मतलब यहाँ पर इन समझिए, और थर्मिक का मतलब होता है हीट एनर्जी। क्या होता है, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी यहाँ पर इन होती है, मतलब कि एब्जॉर्ब होती है। हीट एनर्जी को यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एटमॉस्फेयर से, या जिसको कंप्लीट करने के लिए एनर्जी चाहिए, ध्यान से समझिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसके कंप्लीशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है, तो उसको आप एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हो। यहां पर भी इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो कि सनलाइट के फॉर्म पे
कंप्लीट हो रही है। तो इसलिए आप फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हो। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और फोटोसिंथेसिस में भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए फोटोसिंथेसिस एक क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर नोट करते हैं बेटा, ये थोड़ा सा रफ हो गया है, इसको मैं फेयर करके आपको लिखता हूं, ठीक है। तब तक आप थोड़ा सा आप भी साथ ही साथ लिखते जाइए, ओके। इसको मैं इरेज कर दूं, है ना, ताकि मैं इसको अच्छे से लिख सकूं, है ना, इरेज कर देता हूं। चलिए लिखते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस, it is the reaction happens in the plants, okay. In this reaction H2O and carbon dioxide react with each other in the presence of सनलाइट। बेटा लिखते जाइए, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यहां पे क्लोरोफिल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट मैं बोलूंगा कि आप लिखिए, ठीक है। क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब इस रिएक्शन को लिखेंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, सनलाइट यहां पे यूज हो रहा, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। अच्छे से समझना है कि इसको प्लस कर सकते हो, प्लस लाइट एनर्जी, प्लस लाइट एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी से ये हो पा रहा है, और यह है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है। ये दोनों कंबाइन हुए, क्या बनाया, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनाया यहाँ पे, ठीक है। रिएक्शन को भी बैलेंस करते हैं, इसके आगे की कहानी अभी लिख लो, है ना। क्वेश्चन क्या है, व्हाई फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोल रहे हो, सिंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर द reactions in which heat is absorbed for the completion of reaction in photosynthesis reaction, sunlight ब्रैकेट में लिख लो, लाइट एनर्जी is absorbed, thus it is considered, ठीक है बेटा, बहुत आसान है ना। बस उसको आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस फॉर्म करना है। पहले दोनों कॉन्सेप्ट समझिए, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, दोनों के कॉन्सेप्ट हमने समझा, दोनों होता क्या है, और बस सेंटेंस फॉर्म कर दिया कि हम क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस को। बस उसको आपको यहां पर नीचे एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। Adsorb, thus it is considered as endothermic reaction, ठीक है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, अब इसको थोड़ा बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कार्बन कितना है 6 टाइम, यहाँ पे कितना है 6 टाइम, तो यहां मैं सामने 6 लगा दूं,
ऑक्सीजन कितना हो गया 6 2 12। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना है 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर कितना है 12 है, तो इसको 12 करने के लिए सामने 6 लगा दिया मैं, कितना हो गया 6 2 12। वैसे आप लोग क्या करोगे, स्टेप फॉलो करोगे जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। आई थिंक वीडियो नंबर 2 या 3 में मैंने बताया था कि बैलेंस कैसे करना है, बॉक्स बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, याद आ गया होगा आपको, है ना, तो वो आप यूटिलाइज करना। 6 2 12, ऑक्सीजन भी 6 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 6 2 12 है, ठीक है। यहाँ पर अब कितना हो गया 6, यहाँ पे कितना हो गया 6 2 12, तो ये हो गया आपका 6, यहाँ पर है 6 and 12 18 ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 6 और यहाँ में 6 लूंगा 18 होगा, 6 2 12 and 6 18, ठीक है। देखो कार्बन कितना 6 लिख ली, कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में LHS में कार्बन कितना है 6, राइट हैंड साइड में कितना है बेटा कार्बन 6, ठीक है। हाइड्रोजन देखो काउंट करो 6 2 12, इधर कितना 12, ओके, दोनों साइड 12 हो गया, ओके। ऑक्सीजन देखो 6 2 12 and 6 18, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 18, राइट हैंड साइड में 6 and 12 18, तीनों बैलेंस है देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है, इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट करो। देखो बेटा ये क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, मतलब मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है। देखिए होता क्या है एक्चुअली, जब मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर देंगे, ठीक है, हीट कर दोगे, ठीक है, तो होता क्या है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। लेकिन अगर मान लो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम क्या होता है बेटा, एक मेटल है, इट इज द एक्टिव मेटल, या आप बोलो रिएक्टिव मेटल, क्या है ये रिएक्टिव मेटल, रिएक्शन जल्दी करता है, रिएक्टिव मेटल, ठीक है। अगर मान लो इतना बहुत ज्यादा नहीं होता, सोडियम के जैसा रिएक्टिव नहीं होता, सोडियम के जैसे बहुत ज्यादा वेरी रिएक्टिव नहीं लिखा, रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव होता है, रिएक्शन करता है। अगर मैग्नीशियम को आप एटमॉस्फेयर में रख दिए, मैग्नीशियम है एटमॉस्फेयर में ओपन है, ठीक है, तो होता क्या है, ये जो मैग्नीशियम का रिबन है, ये मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे कंबाइन होते जाता है। मतलब ये मैग्नीशियम जो रिबन है, इसका आउटर सरफेस, ये मैग्नीशियम है, सपोज ये मैग्नीशियम रिबन है, तो इसके आउटर सरफेस में का जो मैग्नीशियम है, इसके जो आउटर सरफेस में जो एलिमेंट बैठा है मैग्नीशियम का, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता रहता है धीरे धीरे, यही रिएक्शन होता है, धीरे धीरे रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, रिएक्शन सेम है। जो प्योर मैग्नीशियम का रिबन है, इसके आउटर मोस्ट सरफेस में बैठे एलिमेंट, सपोज ये प्योर मैग्नीशियम रिबन है, इसके आउटर मोस्ट सरफेस में जो मैग्नीशियम का एलिमेंट होगा, वो धीरे धीरे ऑक्सीजन से जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, रिएक्शन कर करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है अपने चारों तरफ। मतलब कि इसके ऊपर में क्या रहेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर इसमें लगा हुआ है, अब मैं इसको बर्न करूंगा तो होगा क्या, ये ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो चुका है, कौन, इसका आउटर मोस्ट सरफेस, तो ये उतना जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, बहुत स्लोली बर्न होगा, स्पीड से बर्न नहीं होगा, रिएक्शन फास्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोटेक्टिव लेयर एक बन चुका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर बन चुका है जो उसको जल्दी बर्न होने नहीं देता। इसलिए हमको इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को पहले बाहर निकालना पड़ता है बर्न करने से पहले। आप सोचोगे कि मैग्नीशियम का रिबन बहुत एकदम प्योर है, लेकिन नहीं, इसके ऊपर में एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन चुका होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से बर्न हो करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर में चेंज नहीं होता। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्चुअली क्या होता है, ये व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, डेजलिंग कलर में, डेजलिंग इसमें क्या आएगी,
हीट क्या बोलते हैं, डेजलिंग बर्निंग इसमें होगी। ठीक है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और प्योर मैग्नीशियम जो है वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन मतलब मैग्नीशियम आसानी से बर्न नहीं होता, इसलिए इसको इसके आउटर मोस्ट सरफेस को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। आप चाहे तो यहां लिख सकते हो बेटा, मैग्नीशियम combined burn with air, burn in the presence of oxygen, ऐसे लिखो, burn in air with dazzling flame to give white powder of मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसके बाद इसको लिखना है, इसके बाद इसको लिखना है। ठीक है, ये लिखने के बाद ये लिखना है। अब रीजन में आते हैं। ठीक है, सिंस मैग्नीशियम इज reactive metal, it slowly reacts with oxygen of atmosphere to form magnesium oxide, to form a protective layer of, ऐसा लिखो, a protective layer of magnesium oxide. Due to this protective layer, magnesium is not burned due to this protective layer, magnesium is not burned readily to form magnesium oxide, therefore it should be cleaned by sandpaper। अब ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, सैंडपेपर यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, बट क्या होता है आप समझो ना, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, है ना। बाय सैंडपेपर बिफोर बर्निंग। ठीक है, आप लोगों ने शाइनिंग करने के लिए एक पेपर देखा होगा, है ना, किसी भी मेटल सरफेस को, या आप लोग देखोगे घर में जब फिनिशिंग की जाती है, वॉल्स की पुट्टी वगैरह लगाया जाता है, तो उसको फिनिश करने के लिए एक पेपर से क्या की जाती है, रब की जाती है, जिसमें छोटे छोटे क्या बने होते हैं, उसमें कुछ सैंड जैसे बना होता है, स्मूथ नहीं रहता। ठीक है, रफ पेपर जैसा एक पेपर आता है, जिससे आप क्या किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैग्नीशियम इज रिएक्टिव मेटल, स्लोली रिएक्ट करता है किसी साथ, ऑक्सीजन के साथ, और प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। इस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से आसानी से बंद नहीं होता। ठीक है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करना हमको जरूरी होता है। सब चीज बता चुका मैं आपको। ओके, तो रिएक्शन को लिख लीजिए बेटा, और ये इसका आंसर लिखिए। तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं चैप्टर में, बहुत सारे क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चन के लिए मैं वीडियो बना पाऊं ये एकदम से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो सकता है वीडियो धीरे धीरे बहुत सारे मैं वीडियो बना लूं और आप इसको देख करके आसानी से समझ पाओ, बट एकदम से सारे वीडियो बन पाए ये पॉसिबल नहीं है। तो आप जो जितने क्वेश्चन बता रहा हूं, इससे आप समझिए कि आपको एग्जाम्स में लिखने कैसे हैं, लिखने आना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत स्टूडेंट इस चीज को फेस करते हैं
कि उनको लिखने में, सेंटेंस फॉर्मिंग में प्रॉब्लम होती है, कैसे हम केमिस्ट्री का एक्चुअली आंसर दें जिसमें से 100% मार्क्स मिले। होता क्या है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को, और बाकी के मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि उनका सेंटेंस फॉर्मिंग या रिप्रेजेंट आंसर को रिप्रेजेंट करने का तरीका सही नहीं होता है। तो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं उससे आप सीखिए कि किस टाइप का, जिस टाइप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से क्या कर सको, लिख पाओ। ठीक है, रिएक्शन केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये नीचे का इतना पोर्शन बस लिख दोगे, है ना, आप रिएक्शन नहीं एक्सप्लेन करोगे तो केमिस्ट्री का आंसर देने का रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगता। ठीक है, केमिस्ट्री में रिएक्शंस को लिखना काफी जरूरी है, तो रिएक्शंस को आप समझिए, रिएक्शंस आपको लिखना जरूरी है। देखो इसमें इस रिएक्शन को नहीं लिखोगे तो इस क्वेश्चन की वैल्यू थोड़ी, या आंसर का रिप्रेजेंटेशन आपका वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा और मार्क्स कटने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझिए और आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का ये आंसर है, इसको लिखिए, इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, देखिए आप, है ना। व्हाट डज द सिंबल AQ रिप्रेजेंट इन द केमिकल इक्वेशन। अगर केमिकल इक्वेशन में आपको AQ दिखता है तो इसका मतलब क्या है, समझिए। थोड़ा सा मैं बताता हूं, ये पहले मैं आपको बता चुका हूं वैसे, पर फिर भी देखिए। जैसे कि मान लो अभी मैं जो नीचे लिखे क्वेश्चन को ही मैं आपको बताता हूं, बेरियम क्लोराइड AQ प्लस Na2SO4 AQ। तो यहां पर जो AQ लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ये AQ का मीनिंग क्या होता है। AQ का मतलब होता है एक्चुअली एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन इसका मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। और इसका क्या मतलब है कि ये जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन वाटर, सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन वाटर, ये इसका मतलब होता है ना। अगर आपको मालूम हो तो सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन वाटर, ये इसका मतलब होता है। यहां पर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है वो वाटर में डिजॉल्व है, क्योंकि वाटर को ही क्या बोला जाता है बेटा, एक्वा बोला जाता है। वाटर को क्या बोलते हैं, एक्वा। वाटर में बना सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, AQ से। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, द मीनिंग ऑफ AQ of any chemical equation is aqueous solution, that is I dot E dot, है ना, that is that substance is dissolved in, आगे लिखेंगे द सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन वाटर, द सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन वाटर, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आता है, आ सकता है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको सारे केमिकल रिएक्शन जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है या मैंने जो एक्सप्लेन किए हैं इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में अपने लेक्चर में जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सारे वीडियोस, अबाउट 10 to 12 वीडियोस हैं इस चैप्टर में। वो जितने भी मैंने जितने भी रिएक्शंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो रिएक्शंस को लर्न करना काफी जरूरी है। हो सकता है एक आध रिएक्शन में से मिस हो गया हो, तो आप एनसीईआरटी बुक में गिवन सारे रिएक्शन को अच्छे से लर्न करोगे तो ये रिएक्शन बन पाएगा। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि इसको कैसे लिखते हैं, कैसे आपको एक्सप्लेन रिप्रेजेंट करना है आंसर को, समझिए। ठीक है, क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर इन बकेट, इसका मतलब क्या है, एक बकेट है जिसमें क्या है बेटा, क्विक लाइम है। अच्छा, जिसमें वाटर रखा हुआ है, इसमें वाटर है, अब इसमें आप क्या ऐड करोगे, क्विक लाइम ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, क्विक लाइम। तो क्या होगा, अब क्विक लाइम होता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और इसमें हीट का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहां पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, आपको सेंटेंस में भी लिखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज
formed when quicklime is added to water. Heat is also थोड़ा सा स्मॉल, थोड़े से छोटे साइज हो गए बेटा, है ना। स्क्रीनशॉट लेके ध्यान से इसको देख करके लिखिएगा। हीट इज ऑल्सो इवॉल्व इन दिस रिएक्शन, ऐसा आप यहां पर लिख सकते हो। ओके, और उसके बाद फिर ये रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ये क्या है बेटा? क्विक लाइम। क्या ये क्विक लाइम है? ये आपको मालूम है ये क्या है? वाटर है। इसको क्या बोलते हैं हम? स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। या इसको आप लिख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिख सकते हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीन सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का क्लीन सॉल्यूशन मतलब जिसमें कोई कलर नहीं है, एंड सोडियम सल्फेट इज मिक्स्ड। अब कैल्शियम बेरियम क्लोराइड का क्लीन सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट के क्लीन सॉल्यूशन को आप मिक्स करोगे। बेरियम क्लोराइड को आपने सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स किया, क्या बनता है? इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो Ba इसके SO4 के साथ बना लेगा BaSO4। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा होगा वैसे धीरे धीरे, अगर आपने वीडियो देखा है तो। और देखिए इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस पहले इसके माइनस के साथ कंबाइन हुआ BaSO4, अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ Na यहाँ के Cl के साथ क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा। ये बेरियम सल्फेट क्या करता है? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्म करते बेटा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे? यहां पर आप लिखोगे व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ओके, व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म बाय व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ ऐसे लिखो, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड विथ NaCl, क्योंकि NaCl भी फॉर्म हो रहा है ना। अब सबके यहाँ पे नाम आपको लिखने जरूरी हैं। ठीक है, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है ये? सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है बेटा? ये बेरियम सल्फेट है। यहां पर लिखोगे बेरियम सल्फेट। मैं आपको सिर्फ क्या बताना चाह रहा हूं कि रिएक्शंस को लिखने कैसे, आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? सोडियम सल्फेट। अब यहां पर अभी भी मिसिंग है। और ये क्या है? बेरियम क्लोराइड। ये क्या है? बेरियम क्लोराइड। इस रिएक्शन में क्या मिसिंग है? इस रिएक्शन में हमने स्टेट सिंबल यूज नहीं किया है। स्टेट सिंबल मतलब क्या ये सॉलिड स्टेट में है? नहीं, ये एक्वस फॉर्म में होता है। मैंने यहां पर थोड़ी देर पहले लिखा था ये AQ है ना। बेरियम क्लोराइड का यहाँ एक्वस सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट का भी एक्वस सॉल्यूशन होता है। बेरियम सल्फेट ये सॉलिड फॉर्म में होता है और नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म किया। ठीक, और ये NaCl कौन से फॉर्म पे होगा? एक्वस फॉर्म पे होगा। तो ये सारी चीजें मेंशन करना जरूरी है। मेरे ये वीडियो बनाने का मेन एम है कि आपको ये समझ में आए कि आपको लिखना कैसे है एग्जाम में। ठीक है, आप इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, BaCl तो लिख के नहीं छोड़ेंगे। आपको ध्यान रखना है AQ भी लिखना है। सोडियम सल्फेट के साथ AQ, बेरियम सल्फेट यहाँ सॉलिड फॉर्म पे होता है और NaCl एक्वस फॉर्म पे होता है, और सबके नेम भी नीचे मेंशन करना रहता है। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शंस आते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन के फॉर्म पे, कि इन दोनों को हमने मिक्स किया तो क्या बना। ऐसा नहीं कि ये जो क्वेश्चन आएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन में कई क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम मेटल इज रिएक्ट विद दी H2SO4, ये हमने किस में पढ़ा है? ये हमने पढ़ा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स में। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन रॉड इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ऐसे बहुत सारे, हर एक रिएक्शन को व्हाट हैपेंस व्हेन के फॉर्म पे पूछा जा सकता है। आपको रिएक्शन पढ़ना है, रिएक्शन पढ़ेंगे तो इस तरीके से उस रिएक्शन को आप यहां पर लिख सकते हो। रिएक्शन को आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, पूछते कैसे, वो कैसा पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो मैंने यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब कुछ MCQ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कुछ क्या देखते हैं? MCQ क्वेश्चन।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म पे भी आता है, तो वो देखते हैं। उसके बाद फिर हम जो भी बाकी जो बच जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम एमसीक्यू देखते हैं। ओके, चलिए ये नोट कीजिए बेटा। चलिए बेटा, यहां पर देखिए मैंने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन यहां पर लिखे हैं, ठीक है, विथ ऑप्शंस। इसको आपको सॉल्व करना है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, इसमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, कौन इन्वॉल्व नहीं है, देखेंगे। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, उसको किसको बोलते हैं बेटा, C6H12O6 है ना। ये क्या होता है, इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये डिसोसिएट हो जाता है और यहां पर एनर्जी भी बनती है, इसी को हमने रेस्पिरेशन भी बोला है, ठीक है। यही तो है, यहां पर एनर्जी भी बन रही है। तो ये क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो रहा है। देखिए, आप केमिकल रिएक्शन किसको बोलोगे पहले वो समझिए, फर्स्ट लेक्चर ऑफ माई ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, ऐसा चेंजेस, एक सब्सटेंस का इस फॉर्म पे चेंज होना, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में चेंज होना जिसमें नई प्रॉपर्टी हो, सेम प्रॉपर्टी ना हो, ठीक है। मतलब कि उसके किस में चेंज हो जाए, वो ऐसे सब्सटेंस में चेंज हो जाए जिसमें नया प्रॉपर्टी आ जाए। तो यहां पर ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो गया, नया प्रॉपर्टी आ गई, केमिकल रिएक्शन है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना, ठीक है, रेस्पिरेशन ही है ये भी, डाइजेशन ऑफ फूड दोनों सेम हो गया। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, देखो कैंडल क्या होता है बेटा, ये होता है एक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मींस जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हो, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हो। और ये क्या होते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं। मतलब C20, आप ऐसा कुछ जाओगे तो आपको मिलेगा C20H42, ठीक है। इस आसपास में हाइड्रोकार्बन समझो। चैप्टर 4 में इसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएंगी, ठीक है। क्लास 10 के चैप्टर 4 में मैं इसको फिर से बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताता हूं मैं। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, इस टाइप का कंपाउंड को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, कैंडल तो आप देखे ही हो, तो कैंडल में जब आप उसमें क्या लगाते हो, बर्न करोगे, तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट, ठीक है। जब आप हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो, ये एक्चुअल नहीं है, ठीक है, हायर हाइड्रोकार्बन, मैंने C20 ले लिया, कैंडल का ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। मैंने हायर हाइड्रोकार्बन यहां पर लिया एज एग्जांपल। जब उसको आप बर्न करते हो ऑक्सीजन के साथ में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। मतलब ये भी किस में चेंज हो रहा है, ये भी किस में चेंज हो रहा है, नया सब्सटेंस में चेंज हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, अब कैंडल वैक्स सिर्फ मेल्ट हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। मतलब आप यूं सोच लीजिए कि कैंडल को आपने किस में रख दिया, धूप में रख दिया। तो कैंडल को आप धूप में रख दोगे तो क्या होगा बेटा, धीरे 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 वो मेल्ट होते जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब धूप में रख दिए, धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो बर्न नहीं कर रहे हो उसको, आप क्या कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो। तो वो जो सॉलिड फॉर्म पे है वो लिक्विड फॉर्म पे चेंज हो गया। कैंडल पहले भी था, कैंडल बाद में भी है, उसके केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ स्टेट में चेंजेस आया है। स्टेट समझ रहे हो ना, मतलब कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, लेकिन उसके केमिकल सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आया है, तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये ऑप्शन जो है सही आंसर यहां पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन किस किस फॉर्म पे आ सकता है। क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म पे भी आ सकता है, ठीक है। देखिए इस टाइप से एमसीक्यू के फॉर्म पे आएगा जिसको आपको हर एक ऑप्शन को समझना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यू आर गिवन द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, आपको लेड नाइट्रेट दिया गया है, PbNO3 दिया गया है, ठीक है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ येलो प्रेसिपिटेट यू शुड मिक्स विथ इट इन अ सॉल्यूशन ऑफ, मतलब इसको आपको किसी सॉल्यूशन के साथ मिक्स करना है और आपको क्या मिलना चाहिए बेटा, येलो प्रेसिपिटेट मिलना चाहिए। ये रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं वीडियो में, ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। यहां येलो प्रेसिपिटेट आता है बेटा लेड आयोडाइड का, PbI का यहाँ येलो प्रेसिपिटेट आता है, ध्यान रखेंगे,
ठीक है। अब यहां पर ये आयोडीन कहां से आएगा देखते हैं। येलो प्रेसिपिटेट किसका होता है? लेड आयोडाइड का होता है। लेड नाइट्रेट से लेड आयोडाइड जब बनता है तो येलो पीपीटी यहां पर फॉर्म करता है। अब आयोडीन कहां से आएगा? ये क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। अगर आप KCl के साथ, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? KCl। तो अगर आप इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो PbCl बनेगा। थोड़ी देर पहले मैं क्या बताया था? इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, क्या बनेगा? PbCl बनेगा, PbI नहीं बनेगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है। पोटेशियम नाइट्राइड, तो यहां पर नाइट्राइड आ जाएगा, आयोडाइड नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है। पोटेशियम सल्फाइड, तो इसका सल्फाइड जाएगा, है ना, आयोडाइड नहीं आएगा। ये क्या है? आयोडाइड है, आयोडीन है, आयोडाइड फॉर्मन है, तो ये भी नहीं हो सकता। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI, इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो इसका प्लस ये इसके माइनस के साथ PbI बनाएगा, और ये KNO3 के साथ क्या बना लेगा बेटा? KNO3 बना लेगा। तो रिएक्शन किसके साथ होना चाहिए? पोटेशियम आयोडाइड के साथ होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन सही है। आपसे कैसे बनेगा ये चीज? जब आप सारे रिएक्शन को पढ़ोगे। मैं आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हमको क्या करना है, सारे रिएक्शंस पढ़ने हैं पहले एनसीईआरटी में जो गिवन है, या आपने जो नोटबुक में लिखा है मेरे लेक्चर्स देखने के टाइम। नहीं देखे हो बेटा तो अभी भी टाइम है। डायरेक्ट अगर आप देख रहे हो तो पिछली वीडियोस प्लीज देखिए, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। फर्स्ट चैप्टर से 5 to 6 मार्क्स के आते हैं बोर्ड में एग्जाम में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे वीडियोस देखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए बेटा, श्योरली मार्क्स आएगा। मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। देखो व्हाट हैपन व्हेन वाला भी बताया, अभी देखो एमसीक्यू के फॉर्म पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको सिर्फ ये जानना है कि रिएक्शन में होता क्या है, कौन से रिएक्शन में क्या होता है, और उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब अभी देखो क्विक लाइम वही फिर से आ गया, एंड वाटर, दोनों को रिएक्शन करवाएंगे, क्या होता है बताइए। कैरेक्टराइज बाय मतलब कि कैसे पहचानोगे, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं। उसकी क्या सबसे खास बात क्या है ना, सबसे खास बात क्या है इस रिएक्शन की। क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और यहां पर हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो इस रिएक्शन में सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात क्या है इस रिएक्शन में? सबसे खास बात है ये हीट। ठीक है, अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, बनता ही नहीं है हाइड्रोजन गैस, इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं बन रहा, ये नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्लैग लाइन प्रेसिपिटेट, ये होता तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हीट। अगर हीट वाला ऑप्शन होगा तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी हम राइट बना देते हैं कि ये होता तो है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हीट। टेम्परेचर चेंज होता है ना, गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है रिएक्शन मिक्सचर, तभी तो हम उसको पहचानते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो हीट सबसे इंपॉर्टेंट है। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, देखो दिया है, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब ही क्या है? हीट। यहां पर ये भी लिख सकता था इवोल्यूशन ऑफ हीट, ऐसे भी लिख सकता था इवोल्यूशन ऑफ हीट, ऐसा लिखता तो भी इसका मतलब सेम होता। और नेक्स्ट है चेंज इन कलर ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें कलर में चेंजेस नहीं आता। ठीक है, व्हाइट ये भी होता है और व्हाइट ये भी होता है। ठीक है, तो सबसे सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन भी इस रिएक्शंस में, इस चैप्टर में आ सकते हैं। एमसीक्यू के फॉर्म पे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट हैपन व्हेन के फॉर्म पे क्वेश्चन आते हैं, बैलेंस करो क्वेश्चन को, सॉरी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, इस फॉर्म पे भी क्वेश्चन आते हैं, जो मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म पे। ये मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सेकंड वीडियो था इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसको आप कीजिए, 1 या 2 वीडियो मैं और बनाने की कोशिश करूंगा अभी जितना जल्दी हो सके, जिससे आपको और भी इस चैप्टर में थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या थोड़ा और नॉलेज मिले कि हम कैसे आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करना है, आपको कैसे सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद। ओके, आपके आंसर सारे वहीं पर हैं, लेकिन आज मैंने कुछ नए बातें आपको बताई, रेस्पिरेशन वाला और फोटोसिंथेसिस वाला। ठीक है, वैसे ही एक और इंपॉर्टेंट बात बाकी है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, और वो आप जब मैं उसको अपलोड करूं आपको इसकी नॉलेज मिल जाए, आपको इसका मैसेज मिल जाए, इसके लिए प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और प्लीज शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को, दूसरे स्टूडेंट्स को, ताकि हर किसी का बेनिफिट हो।
Okay, thank you so much. Keep watching, keep practice.